देश भर के जितने दिग्गज दिग्गज जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं पटना पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी आ रहे हैं। इधर फ्रैंक हुजूर साहब को देखिए, बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में। पंकज श्वेताब दिखाइए भाई, पंकज श्वेताब जी को भी। और जिनसे हम बातचीत करेंगे उनसे मिलवाइए। जय हिंद साहब हैं, अनिल जय हिंद, हरियाणा के यादव जी हैं। और शरद यादव के साथ आप यादव हैं तो मुस्कुराने की क्या बात, ज़्यादा बोलिए सीना ठोके कि हाँ यादव है, उसमें दिक्कत वाली क्या बात। और बिहार आप आए, यहाँ 14% यादव है। कहा जाता है कि बिहार में यादव बुर्ज खलीफा है, जो कि बहुजनों की रक्षा करता है, लेकिन धरातल पर कुछ और है। खैर, राहुल गांधी आ रहे हैं, उसको लेकर आप मुख्य आयोजक हैं। अनिल जय हिंद साहब हरियाणा से हैं। इनके पिताजी सुभाष चंद्र बोस साहब के साथ काम किए, इसलिए जय हिंद सरनेम इनका होता है। और ये बीपी मंडल साहब के साथ काम किए, शरद यादव जी के साथ काम किए, और फिलहाल कांग्रेस में नहीं हैं, लेकिन सामाजिक मसलों पर राहुल गांधी से सहमति होने के कारण ये जो संविधान को लेकर जो कार्यक्रम है बापू सभागार में, चूँकि पहले कार्यक्रम था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, अब हो गया बापू सभागार में। क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में उतने लोग नहीं आ पाते, इसलिए बापू सभागार किया गया है। तो अनिल जय हिंद साहब से बात करेंगे कि अचानक प्रोग्राम बना, बहुत पहले से ये प्रोग्राम नहीं था पटना संस्करण का, कैसे कैसे क्या है और इस प्रोग्राम में होता क्या है। लोग तो ये भी नहीं जान रहे कि ठीक है लोगों को पास मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोग पास लेने के लिए आए हुए। प्रोग्राम में होगा क्या और क्या प्रोग्राम है, पूरा बता दें इसके बारे में। अवैध जी, देखिए, प्रोग्राम का एक खास मकसद है संविधान के प्रति जो हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, अक़लियत के भाई हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं, और जो गरीब है जनरली, उसको संविधान का महत्व पता होना चाहिए। आज जिस तरह का एक अफीम लोगों को खिलाई जा रही है और ब्रेन वॉशिंग हो रही है ये मीडिया हाउसेस के थ्रू, लोग वक्त संविधान का महत्व भूल गए हैं। मैं, आपने मेरी जाति का जिक्र कर दिया, तो मेरी जाति के 3 पीढ़ी पहले मेरे दादा परदादा क्या करते थे, उनकी क्या हालत थी, उनके पास कितनी संपत्ति थी। गाय भैंस चराते थे, मवेशी, बिल्कुल, आपने ग्वाला, सुबह उठते ही इस काम में लग जाते थे और रात सोते तक। उसके बावजूद भी उनको पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। मैं आपको असलियत बताऊं, आज मैं आपके साथ बढ़िया कपड़े पहन के बैठा हूं, MBBS डॉक्टर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और पता नहीं क्या क्या मैंने पाया है, तो उसका श्रेय ये है कि ये संविधान था जिसने मुझे मौका दिया आगे बढ़ने का। बराबर। नहीं तो मैं भी भैंस चराता, कहीं आपको हरियाणा में नजर आता, यहाँ नहीं नजर आता। यानी आप मानते हैं कि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आप भैंस चराते? बिल्कुल भैंस चराते या गाय चराते, भाई यही करते और क्या करते हैं। अगर ये नहीं होता और वो मनुवादी व्यवस्था होती तो हमें यही काम सौंपा जाता। तो नहीं तो सर, तो आप तो कृष्ण के वंशज हैं, आप कैसे? देखिए, श्री कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भी अब देखिए, जो लिखने वाले होते हैं, महाभारत लिखने वाले, उसमें क्या असलियत थी और क्या उन्होंने उसको पलट दिया। लेकिन चलिए हम वो मान लेते हैं जो आज लिखा हुआ सामने आता है। आप महाभारत जो सीरियल चला, उसमें भी दिखाया गया कि जब दरबार में श्री कृष्ण आते हैं तो वैसे तो भगवान का दर्जा है उनका, लेकिन लोग कहते हैं वो ग्वाला, ग्वाले को क्या, इस तरह की बातें मैंने देखी हैं खुद इस जो महाभारत सीरियल में। वो ठीक है, तो असलियत क्या रही होगी राम जाने। ठीक बात, लेकिन ये स्थिति बात थी। यही अच्छा, है। और असलियत क्या है? हाँ, अब आप देखिए कि 90% जो दलित पिछड़े हैं, हाँ, उन्हीं में क्यों गरीबी है ज़्यादा, उन्हीं में संपत्ति कम क्यों, उन्हीं में शिक्षा कम क्यों है? अगड़ी जात में गरीबी है तब EWS आरक्षण मिला है। मैं मानता हूँ गलत आर्थिक नीतियों की वजह से अगड़ी जाति के भी कुछ लोग गरीब हो गए, लेकिन उनको सामाजिक प्रताड़ना पीढ़ी दर पीढ़ी 100 पीढ़ियों से नहीं थी। वो उनका अलग कारण है, जो आर्थिक नीतियाँ रही है उनकी कुछ अलग बात रही होगी। हमारा पिछड़ेपन का जो कारण है, क्योंकि आप देखते हैं कि सभी गरीब जो है, दलितों में क्यों सबसे ज़्यादा, पिछड़ों में क्यों सबसे ज़्यादा का शिक्षा की कमी है, क्योंकि उनको हजारों साल तक धन से, दौलत से, संपत्ति से, शिक्षा से दूर रखा गया, उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, जंजीरों में बांध करके उनको रखा, पशु से भी बुरे हालत में रखा। तो इसलिए पिछड़े हैं, उसका ऐतिहासिक कारण है जो हमारी सामाजिक व्यवस्था पुरानी रही। और एज ए डॉक्टर, जब राहुल जी कहते हैं कि जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे, शैक्षणिक सर्वे करेंगे, तो मैं डॉक्टर हूँ, मैंने यही पढ़ा है जो
मेडिकल साइंस में कि कोई पेशेंट अगर आता है और उसमें कमजोरी नज़र आती है तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसका ब्लड टेस्ट कीजिए, पता लगेगा इसको आयरन डेफिशिएंसी है, पता लगेगा प्रोटीन डेफिशिएंसी है या B12 विटामिन डी क्या कमी है, जो कमी होगी उसको दो, स्वस्थ हो जाएगा। और 90% जिस भी देश का आदमी कमजोर रहेगा वो देश कभी डेवलपमेंट नहीं करेगा। वो हो ही नहीं सकता। मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ अगर इसकी 90% ईंट जो है वो कच्ची हो जाए, ये अभी गिर जाएगा, हम अभी मतलब एक तबाह हो जाएंगे। ठीक बात। तो देश को अगर मजबूत, वो जो 10% लोग हैं वो नहीं चाहते कि 90% मजबूत हो। हाँ वो क्यों चाहेंगे? हाँ देखो 10% नहीं है, 10% में से हो सकता है 8% हो, 7% हो, 5% हो। उनमें भी कुछ कई लोग ऐसे हैं जो महात्मा बुद्ध थे, वो जिस बैकग्राउंड से आते थे। कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कौन बिरादरी से थे? अच्छा पता नहीं, जो हमें बताया जाता है हम तो उसको मान लेते हैं। कौन मानते हैं आप? भाई वो एक राजा परिवार से थे। नहीं, आप राजपूत मानते होंगे। राजपूत भी मान अब सकते हैं। बिहार की धरती पर यहाँ बोल दीजिएगा तो कुशवाहा लोग अच्छा चलिए ठीक, कुशवाहा मौर्य समाज के शाक्य वंश के थे गौतम तो बुद्ध। ठीक है, हो सकते हैं, किसान, मान ली जो बात। कृषक लेकिन ये है, मैं ये कहता हूँ, मैंने ये इतिहास को वेद जी बड़ा गहराई से पढ़ा है। हाँ और मेरी इतिहास का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। हर एक आदमी इतिहास में कुछ ढूंढता है। हाँ मैं जब इतिहास को पढ़ता हूँ मैं ये ढूंढता हूँ कि भाई ये देश जो है, कोई भी देश दुनिया का ताकतवर और संपन्न कैसे बनता है। मैंने ये पाया है कि जिस देश में समानता समता होती है वो देश ताकतवर होता है। अगर भारत का उदाहरण दो तो बुद्ध के समय में सबसे ताकतवर क्यों था, सबसे संपन्न क्यों था, प्रबुद्ध क्यों था उस समय सबसे देश? क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा समता थी हमारे देश में। थोड़ी बहुत समता आई, वारकरी आंदोलन चला महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी और मराठा साम्राज्य हुआ। सिख आंदोलन चला, वो भी समता का था। तो आपका सिख अंपायर और महाराजा रणजीत सिंह। और अब ये जब से समता का एक संविधान बाबा साहब का लागू हुआ है, 75 साल ने जबरदस्त तरक्की की है भारत ने। जो देश कंगाल था, गरीब एक था। चीज हमको एक बात बताइए सर, अब सिद्धांत पे चल जाएंगे, लंबी बातचीत हो जाएगी, लोगों को हाँ उतना समय। हम ये जानना चाहेंगे कि बाबा साहब के संविधान को ऐसा कौन सा खतरा हो गया कि राहुल गांधी हाथ में ऐसे लिए हुए हैं कि संविधान को बचाना। बाबा साहब के संविधान से मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बाबा साहब के संविधान से वोटिंग हो रही है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है कि संविधान को कहाँ खतरा है? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, संविधान को कहाँ खतरा है? ये जानना चाहते हैं लोग जो भाजपा के समर्थक हैं। और एक प्रोफेसर साहब हमारे गुरु दिलीप मंडल साहब भी हैं। चलिए मैं उनकी बात नहीं करूँगा, हमारे पुराने मित्र रहे हाँ, हैं। आपको पढ़ाए हैं वो पत्रकारिता की आपको पढ़ाए होंगे, हमारे साथ भी उठ बैठ की है उन्होंने। खैर, लेकिन देखिए हमने तो एक कहानी सुनी थी, आज भी सुनते हैं, बार बार सुनते हैं और देखते हैं देश में दुनिया में, कि एक जंगल था, उसको कुल्हाड़ी काट रही थी, लेकिन पेड़ इस बात को लेकर खुश थे कि उस कुल्हाड़ी का जो हत्था है वो लकड़ी का है, वो ये तो अपना भाई है भाई। तो आज हमारा ही भाई मान लीजिए ओबीसी कहने को प्रधानमंत्री है, लेकिन जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहा फिर वो? तो इससे संविधान को कहाँ खतरा है? कांग्रेस ने क्यों नहीं करा? कांग्रेस करवा के पब्लिश क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने करोड़ों खर्च किया, अरबों खर्च किए, जातीय जनगणना कांग्रेस के राज में हुआ, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। तो कांग्रेस ने गलती की, उसकी सजा भुगती, हमने सजा दी, हमने विरोध किया कांग्रेस का तब। ठीक है, उसकी सजा भुगतनी पड़ी है कांग्रेस को, और उसको स्वीकार करते हैं राहुल जी खुल्लम खुल्ला। हमारे इलाहाबाद के सम्मेलन में उन्होंने खुद कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं वो खुद। तो अब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो गलती हुई है और वो कोर्स करेक्शन हो गया। और आज हमको जवाब इस बात का नहीं मिला सर कि संविधान को कहाँ खतरा है? खतरा जो है संविधान को, एक चाइनीज कहावत है कि डेथ बाय मिलियन कट्स। ठीक है, कि वो जिसको कहते हैं ना कि एक झटके में संविधान खत्म कर दिया, वो नहीं, छोटा छोटा ब्लेड से कट मार मार के थोड़ा थोड़ा खून उसका निकाल के, ठीक है, कभी लेटरल एंट्री हो रही है, कभी NFS हो रहा है, कभी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, कभी ठेकेदारी प्रथा हो रही है। धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है किसको? जो आरक्षण लेता था, जो वर्ग कमज़ोर था, दलित था, पिछड़ा था, आदिवासी था, अति पिछड़ा था, उसको धीरे धीरे कमज़ोर बनाया जा रहा है। उसके हाथ से धीरे धीरे पावर छीनी जा रही है। सर एक बात बता, सबसे ज़्यादा संविधान का संशोधन तो कांग्रेस के रीजन में हुआ, इंदिरा गांधी के समय हुआ। राजीव गांधी तो एक मुस्लिम महिला के चलते संविधान में संशोधन किए थे, नाम भूल रहे हैं सर, तो हाँ मुस्लिमों को खुश करने के लिए, सायरा बानो केस, तो एक हाँ मुस्लिमों को खुश करने के लिए राजीव गांधी संविधान संशोधन करते हैं। और वो सायरा बानो केस का मामला आप जानते हैं, शाह बानो, तो
अब खतरा मोदी की सरकार में है संविधान को। नहीं, संविधान में परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन पता क्या हुआ संविधान में? हाँ। उसमें 15/4 16/4 जोड़ी गई हम्म। और तमिलनाडु से आवाज आई। हाँ, वो आरक्षण वाला जो ठीक है, समता वाला जो जहाँ- जमींदारी वाला हाँ, मामला था हाँ, वो। हाँ, जो भी था। हम्म। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान में अगर कहीं सुधार की जरूरत महसूस हुई, कभी भाई इसमें सेकुलर शब्द डालना जरूरी है, इसमें सोशलिस्ट डालना जरूरी है, तो वो डाला गया। और उस वो कोई नहीं कि गलत के लिए, वो अच्छा बदलाव हुआ। और बाबा साहब खुद कहते थे कि कोई चीज़ अल्टीमेट नहीं होती, समय के अनुसार बदलती रहती है। संशोधन उसमें होता है, हुआ। तो वही संशोधन बीजेपी वाले कहेंगे लेकिन एक होता है मूलभूत। मूलभूत बात क्या है कि संविधान में समता की बात है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिन किताबों में समता के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं कि जन्म के आधार पर ऊंच नीच होना चाहिए, क्या ये लोग जो आज सत्ता में हैं उन्होंने कहा कि वो जो किताबों में लिखा है वो गलत लिखा है? आज तक नहीं कहा उन्होंने, उनके बड़े से बड़े नेता ने। ठीक है। और आप रोजाना देखते हैं कि किन लोगों को वो मान सम्मान देते हैं, किन लोगों के हाथ में सारी धन और संपत्ति आज जा रही है। वो कौन लोग हैं? वो बिरादरी हैं कोई, या 2-4 पूंजीपति हैं? वो कोई दलित हैं क्या, जिनके पास सारी देश की धन दौलत जा रही है? सर, हमको ये बताइए, हम भी जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि संविधान को कहाँ खतरा है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं संविधान को बचाना है। ये बीजेपी वाले भी पूछेंगे आपसे कि भाई कहाँ संविधान को खतरा है, उसी संविधान से देश। ये इसको पकड़ने के लिए आपको उस तरह से, वो जो आप बोले सर, हाँ, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, हाँ, उस व्यक्ति से किसी ने कहा कि भाई साहब आरक्षण खत्म होना चाहिए, वो नहीं पसंद करता ये आरक्षण वाला संविधान। ठीक है। तो उसने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा देखो, प्रैक्टिकली इसको खत्म करना शायद न हो पाए अभी, लेकिन हम इसको इतना महत्वहीन बना देंगे कि इसका कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। तो संविधान वैसे नहीं काटा जाएगा। आज अगर वैसे काटा जाएगा तो एकदम लोग इतने भी नहीं है वो कि भाई एकलव्य को कहा अंगूठा काट के दे दे भाई, और यहाँ के सारे दलित पिछड़े अपना अंगूठा काट के लेंगे, लो महाराज। वो जमाने तो गए, ग्लोबल बन चुके। मतलब आपको ऐसा लगता है कि संविधान धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया ना, डेथ बाय द 1000 कट, जो चाइनीज कहावत है, 1000 कट मार के धीरे धीरे इसको ब्लीड किया जा रहा है, और इसको ब्लीड आउट कर देंगे, और धीरे धीरे दलित उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहाँ कभी पहले थे, पिछड़े वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ थे। तो वो संविधान हमारे लिए तो मतलब एक कोई ऐसा स्टेप नहीं दिखेगा जिससे संविधान को खतरा, धीरे धीरे बहुत बारीक तरीके से काम होगा। राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में कल क्या होगा सर? देखिए जी, राहुल जी के प्रोग्राम में जैसे हमने आपको बताया कि संविधान का महत्व हमारे दलित सेशन वगैरह होता है, वो हमको सेशन, उसमें कुछ जो हमारे नेता हैं जो सामाजिक न्याय पे संघर्ष करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं, उनके विचारों को सुना जाएगा। उसमें 2 सेशन होंगे डिस्कशन के। एक होगा भारतीय गणतंत्र का जो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में हुआ, और मनुस्मृति, ताकि हम कंट्रास्ट दिखाएं लोगों को कि मनुस्मृति में क्या होता था, हमारे संविधान में क्या फर्क है, और हमारे संविधान हमारे लिए कैसे बेहतर एक विधान है, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा बेहतर विधान है। दूसरा जो सेशन होगा उसमें कि हमारे जैसे अति पिछड़े समाज के लोग हैं, वो स्कैटर्ड उनकी आबादी होती है। ठीक है। तो अति पिछड़े समाज को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन राजनीति में क्योंकि जिस तरह का पोलिंग होती है और जिस तरह विधायक और वो बनते हैं, तो एक किसी विधानसभा में उनकी वैसी तो ब्रूट मेजोरिटी जिसको कहते हैं वो नहीं होती। उनको राजनीतिक भागीदारी, उनको राजनीतिक न्याय कैसे मिले, एक पैनल डिस्कशन इस पे होगा। जरा क्षमा चाहते हैं, एक सवाल ले लें। हाँ। अति पिछड़ों की चूंकि आप बात किए, तो बिहार में जातीय जनगणना हुई और अति पिछड़ों की आबादी उसमें 36% के करीब आई है। और हम कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची दिखाते हैं, इसमें 40 लोगों की सूची है नामों की। इसमें 40 में 25 अगड़ी जात के लोग हैं। ठीक बात। यादव 4, मुस्लिम 5, दलित 4, यानी 70% के करीब अगड़ी जात हैं। और अति पिछड़ा जिनकी आबादी 36% है, उनका एक भी आदमी नहीं है। हाँ, एक भी आदमी नहीं है, तो ये भी अन्याय है। कांग्रेस में है। हाँ, कांग्रेस में अन्याय है। तो देखिए, तो आपको दिखा रहे। नहीं, आप कह रहे हैं ठीक है, मुझे भी कोई, मैंने कांग्रेस के नहीं, आई है, मैं अगर पटना में आकर के बैठा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो आइडिया है ना। देखिए ना, चलिए, लगभग जो बात आप कह रहे हैं वो मैं उससे 100% सहमत हूँ। तो कांग्रेस का तो अभी भी पाप है ये। नहीं,
अभी क्या है, एक चीज ऊपर से आती है, धीरे धीरे नीचे आती है। आप देखिए अगले 3 महीने में क्या होता है। अच्छा, तो ऊपर ऊपर से आते हैं जी, बोल रहे ठीक बात। मैं नहीं, एक सेकंड। हाँ। देखिए कांग्रेस में अभी 30 अगस्त को चेंजेस हुए, उसमें जो सेक्रेटरी लेवल के जो थे वो चेंजेस हुए, जो सचिव बनाए गए ऑल इंडिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा जानकारी वैसे नहीं रखता कांग्रेस की, लेकिन जितनी मेरे को जानकारी, उसमें 70% यानी 2/3 से ज़्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी और अकलियत के पसमानदा, अति पिछड़े वो लोग हैं। और ये कांग्रेस के इतिहास में पहली बार है। इससे पहले कभी 30% भी शायद ये सब मिलके नहीं थे। 30% से एकदम 70%। तो कुछ कारण है उसका। यही चीज़ आपको आगे, जैसे मुझे सुनने में आता है कि बहुत जल्दी महीने 2 महीने में शायद और हायर लेवल पे परिवर्तन होंगे, और वो इसी प्रकार के होंगे। सबको भागीदारी में कह दिया, जिसकी जितनी आबादी उतना हक। तो एक चीज़ है सर, बिहार में कहा जाता था कि इससे पहले दलित प्रभारी थे भक्त चरण दास, तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात आई थी राजेश राम की। तो बोला प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दोनों दलित कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी कैसे है, प्रभारी अभी ब्राह्मण है और प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार, तो इस संभव दोनों सवर्ण कैसे होगा? नहीं, तो ये तो गलत, ये तो दिल्ली से ही आया है। मैं तो कह रहा हूँ इसको गलत है ये। हाँ, ये गलत है, तो और पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। कांग्रेस और मैं भी राहुल जी से कहूँगा इसको ठीक किया जाए। हाँ, बिल्कुल, ये लिस्ट हम आपको देंगे, राहुल गांधी तक पहुँचे। और मैं बिल्कुल 100% राहुल जी से कहूँगा कि भाई ये देखिए, ये जो आप जो बात कह रहे हैं वो जमीन पे लागू होनी चाहिए। वो लागू नहीं हो रही। चलिए, तो बातचीत खत्म करें क्या और कुछ? ओके, चलिए। तो अनिल जैन साहब से लंबी बातचीत हुई। राहुल गांधी आ रहे हैं उसी प्रोग्राम को लेके, तो काफ़ी व्यस्तता इनकी है, तो ज़्यादा समय फिर कभी आराम से इत्मीनान से बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। इनको कार्यक्रम को लेके बहुत तैयारियां करनी है। तो कल अगर राहुल गांधी के कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। पास लिए हैं कि नहीं पता कर लीजिए कि किस संगठन से आपका नाम भेजा गया है। तो प्रतिक्रिया अपनी पूरी बातचीत पर दीजिए। जय भीम, जय भारत।